Good morning everyone. Welcome back in Business Studies class. In this session of Business Studies class, we are going to discuss the second important source of business finance, that is debentures. In this session, we are going to discuss what is debentures, feature of debentures, types of debentures, advantages of debentures and disadvantages of debentures. Very first, we are going to discuss what are debentures. Debentures is an important instrument for raising long-term debt capital. A company can raise funds through issue of debentures which bear a fixed rate of interest. A debenture is a certificate or document issued by a company under its seal as an acknowledgement of its debt. It is also an undertaking by the company to repay specified borrowed sum to the debenture holder. Debenture holders are creditors of the company. Debenture holders are paid a fixed stated amount of interest at specified intervals. Dear students, डिबेंचर्स का मीनिंग क्या है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. डिबेंचर जो हैं एक सर्टिफिकेट होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे कोई भी कंपनी इशू करती है. किस फॉर्म में? लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल की फॉर्म में. डिबेंचर्स जो है एक तरह से लोन है. किससे लोन ले रहे हैं हम? पब्लिक से लोन ले रहे हैं. जब कंपनीज को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनीज शेयर इशू करती हैं, लेकिन शेयर्स के साथ साथ कई बार कंपनीज डिबेंचर का सोर्स ऑफ फाइनेंस भी यूज करती हैं. वो क्यों इसे ऑप्ट करती हैं ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. वेरी फर्स्ट हम इसका मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं कि डिबेंचर्स जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं जिसे कंपनीज डेट कैपिटल की फॉर्म में यूज करती हैं. डेट मीन्स होता है पैसा उधार लेना. यहाँ पर जो ये डेट कैपिटल आ रही है कंपनीज के पास, कहाँ से आ रही है? ये कंपनीज पैसा कहाँ से बोरो कर रही हैं? जनरल पब्लिक से मनी बोरो की जा रही है. जब जनरल पब्लिक से मनी बोरो की जाती है, उधार में ली जाती है, तो उन्हें कोई प्रूफ देना पड़ता है कि हमने आपसे मनी जो है वो बोरो की है. उस प्रूफ की फॉर्म में कंपनीज कुछ डॉक्यूमेंट यूज करती हैं. उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम डिबेंचर सर्टिफिकेट्स कहते हैं. ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट इज ए प्रूफ और ए डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से हम पब्लिक से मनी क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं. हमने पब्लिक से मनी बोरो की, उनसे लॉन्ग टर्म डेट लिया, उनको बदले में एक हमें प्रूफ देना है कि हाँ हमने आपसे इतना अमाउंट इतने टाइम पीरियड के लिए बोरो किया है. तो वो जो एक डॉक्यूमेंट उन्हें प्रूफ की फॉर्म में इशू किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट. उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पर कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं वो राइट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमने आपसे कितना अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोरो किया है, उस पर हम आपको कितने % के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे. इंटरेस्ट हाफ ईयरली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा या एनुअली रहेगा. रीपेमेंट कब होगी, यानी कि फिक्स टाइम पीरियड वहां राइट किया होता है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर 5 years, फॉर 2 years, फॉर 10 years. और जो ये कंपनी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जिस पर्सन को इशू कर रही है, उस पर्सन को हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर. यानी कि डिबेंचर सर्टिफिकेट को जो पर्सन रिसीव करता है, ही और शी इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर. Now come to the next topic, that is features of debentures. A debenture is a certificate, is an acknowledgement of debt of a company. Debenture क्या है? एक सर्टिफिकेट है जो प्रूफ है. acknowledgement means proof. acknowledgement है कि कंपनी ने आपसे कुछ मनी बोरो की है. डिबेंचर रिप्रेजेंट्स बोरोड कैपिटल. उसके ऊपर राइट होता है कि आपने कितना अमाउंट पर्टिकुलर पर्सन से बोरो किया है. Interest on debenture is payable at a fixed rate. Debenture holders are the creditors of the company. Very, very important point. Equity shareholders are the permanent owners of the company, and debenture holders are the creditors of the company. Debenture holders have no voting right. Interest on debenture is a charge against profit. यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट.
क्या चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट के? इंटरेस्ट, कि जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट पे किया जाएगा। प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है ये बात, ठीक है, कि भाई इंटरेस्ट प्रॉफिट्स में से ही पे करना है। इट कैन राइट एज एन एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक पॉइंट हमने बार बार डिस्कस किया भी है और करते भी रहेंगे इस चैप्टर में, कि डिबेंचर्स इशू करने से कंपनी को टैक्स एडवांटेज होता है, ठीक है। कैसे टैक्स एडवांटेज होता है, यही पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रही हूँ मैं बेटा, आपको ध्यान से सुनेंगे। कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट्स में रियलिटी में आप सीखेंगे क्लास 11 में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। तो वहाँ पर जब हम एक्सपेंसेस राइट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की आइटम को वहाँ पर राइट किया जाता है। जैसे ही एक्सपेंसेस वहाँ राइट किए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की फॉर्म में, तो ऑटोमेटिक हमारे जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जितने हायर एक्सपेंसेस होंगे उतने ही प्रॉफिट्स क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो है प्रॉफिट कम होने की वजह से हमें टैक्स भी क्या करना पड़ेगा? कम पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कंपनी लोन की फॉर्म में कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स यूज कर रही है तो कंपनी को टैक्स एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स में इन्वॉल्व ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स जो हैं वो हमेशा सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही इशूड किए जाते हैं हमारे इंडिया में। वैसे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी होते हैं, अभी हम डिबेंचर्स के जब टाइप्स डिस्कस करेंगे वहां हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे इंडिया में मोस्टली जो है सिक्योर्ड डिबेंचर्स को ही इशू करने का ट्रेंड है। तो उन सिक्योर्ड डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी की एसेट्स क्या होती हैं? चार्ज होती हैं, यानी कि सिक्योरिटी की फॉर्म में रखी जाती हैं। एक कंपनी ने 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू किए, अब 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रही है तो कंपनी उसके इक्वल में 10 लाख रुपीस के फिक्स एसेट्स को सिक्योरिटी की फॉर्म में रखेगी, कि कल को अगर कंपनी को लॉस हो जाते हैं, कंपनी 10 लाख रुपीस अपने डिबेंचर होल्डर्स को, जो उनके क्रेडिटर्स हैं, रिटर्न नहीं कर पाती है, तो क्रेडिटर्स वो जो एसेट्स चार्ज की फॉर्म में डिबेंचर होल्डर्स के पास हैं उन एसेट्स को सेल कर देंगे और कंपनी से जो है अपनी मनी रिटर्न ले लेंगे। जो डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर्स को दिए जाते हैं उन सर्टिफिकेट पर राइट किया जाता है कि आपके डिबेंचर्स जो आपको इशू किए जा रहे हैं, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट जो इशू किया जा रहा है, उसके बदले में हम आपसे 5 लाख 10 लाख रुपीस की जो मनी कलेक्ट कर रहे हैं उस पर ये हमारा फिक्स्ड एसेट चार्ज है। फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी की फॉर्म में आपके पास रहेगा, कि मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो भी फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास होती हैं, 10 लाख अमाउंट के इक्वल की एसेट्स उनके ऊपर क्या कर दी जाती हैं? सिक्योरिटी की फॉर्म में रख दी जाती हैं, कि फ्यूचर में अगर कंपनी को लॉसेज हो जाएं और रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स का टाइम आ जाए और कंपनी रीपे ना कर पा रही हो, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट रीपे ना कर पा रही हो, तो विद द हेल्प ऑफ कोर्ट डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे? लीगल एक्शंस लेंगे। उन एसेट्स को कोर्ट की सिक्योरिटी में दिया जाएगा और वो एसेट्स सेल करके कोर्ट जो है डिबेंचर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स का रीपेमेंट कर देगा। That's all about the features of the debentures. Next is types of debentures. First one is secured or mortgage debentures. These debentures carry a charge on the assets of the company. Secured debentures have a claim on the assets of the company. The charge may be fixed or floating. Secured debenture means कि आपकी कोई भी asset जो है आपके debentures के ऊपर secured है, और ये जो डिबेंचर्स के ऊपर एसेट्स हैं वो फिक्स नेचर की भी हो सकती हैं और फ्लोटिंग नेचर की भी हो सकती हैं। इफ स्पेसिफाइड एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा आर चार्ज्ड एज सिक्योरिटी, इट इज़ ए फिक्स चार्ज। फिक्स्ड एसेट्स अगर सिक्योरिटी की फॉर्म में डिबेंचर्स के अगेंस्ट रखी गई हैं तो इट इज़ ए फिक्स चार्ज। अगर करंट एसेट्स रखी गई हैं लाइक ए स्टॉक, अगर स्टॉक को सिक्योरिटी की फॉर्म में डिबेंचर्स के अगेंस्ट रखा गया है तो इट इज़ ए फ्लोटिंग चार्ज। Next is redeemable debentures. Debentures issued with a condition that they will be redeemed or repay after a specified period of time are called redeemable debenture. It provides flexibility to the capital structure. जिन डिबेंचर्स को आप 5 ईयर 10 ईयर्स के बाद रीपे कर देते हो वो डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स कहलाते हैं? रिडीमेबल रीपेमेंटेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स. These debentures are repayable only at the time of winding up of the
कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है तभी इररिडीमेबल डिबेंचर्स का जो पेमेंट किया जाएगा। इन डिबेंचर्स को हम प्रीपेंचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। ये कंपनी के लाइफ टाइम क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। द होल्डर्स ऑफ दीज डिबेंचर्स हैव एन ऑप्शन to convert their holdings into equity shares after a specified time period. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर आपने इशू किए हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के बाद उन डिबेंचर्स का कन्वर्जन हो जाएगा, किसमें, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। ये पहले से ही आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स को स्पेसिफाइड कर दिया है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, शुरू से इक्विटी शेयर्स इशू क्यों नहीं कर देती हैं, कि डिबेंचर होल्डर्स को पहले डिबेंचर्स इशू करती हैं, फिर एक फिक्स टेन्योर के बाद उन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ऐसा कब होता है, जब कंपनी जो है स्टार्टिंग फेज में होती है, कंपनी कोई नई कंपनी लॉन्च होती है मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पर कंपनी के लिए शेयर्स को सेल करके सारी की सारी मनी कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की कोई गुडविल नहीं होती, इमेज नहीं होती। ओल्ड कंपनीज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं वो तो अपने शेयर्स इजीली कैपिटल मार्केट में सेल कर सकती हैं, लेकिन जो न्यू कंपनीज मार्केट में एंटर करती हैं उनके लिए सारा का सारा जो फंड्स हैं वो शेयर की हेल्प से कलेक्ट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की गुडविल नहीं होती। शेयर होल्डर्स जो हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए एग्री नहीं होते, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उन्हें हायर डिविडेंड मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। उस टाइम पर कंपनीज जो हैं ज़्यादा फंड्स कलेक्ट करती हैं, किसकी हेल्प से, डिबेंचर्स की हेल्प से। कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती हैं और जो जनरल पब्लिक है वो इजीली डिबेंचर्स परचेज कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि डिबेंचर्स मोस्टली क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। अगर कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, तो कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें वो एसेट सेल करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर्स को ऐसा कुछ भी नहीं होती फैसिलिटी। इसीलिए स्टार्टिंग फेज ऑफ द जो कंपनीज का होता है उस टाइम पर पब्लिक जो है डिबेंचर्स में अपनी मनी इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ समझती है। तो इसलिए मोस्टली कंपनीज जो हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती हैं। जब कंपनीज को एस्टैब्लिश हुए कुछ टाइम हो जाता है और पब्लिक का भी कंपनीज पर फेथ बन जाता है, तो कंपनीज में डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, शेयर होल्डर्स में। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, परमानेंट ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, जबकि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन फ्यूचर। The holders of such debentures remain creditors of the company. अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं तो आप कभी भी उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो ऑलवेज क्या रहेंगे, क्रेडिटर्स ही रहेंगे कंपनी के, कभी भी शेयर होल्डर्स नहीं बन सकते। नेक्स्ट कैटेगरी इज रजिस्टर्ड डिबेंचर। In case of registered debentures, the name, address and other details of debenture holders are entered in the books of the company. They can be transferred by mere delivery. It requires a transfer deed. They cannot be transferred by mere delivery. It requires a transfer deed. Registered debentures वो debentures होते हैं जिनमें डिबेंचर होल्डर्स के नेम, एड्रेस, उनकी फुल डिटेल जो है कंपनी के रजिस्टर्स में एंटर रहती है, कंपनी की बुक्स में राइट की जाती है। जिस पर्सन के पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उस पर्सन का पूरा डाटा कंपनी के पास फीड होता है। अगर वो पर्सन अपना डिबेंचर किसी दूसरे पर्सन को सेल करना चाहता है तो सिर्फ डिलीवरी से ही उनकी सेल कंप्लीट नहीं हो जाती। फर्स्ट पर्सन को ट्रांसफ़र डीड साइन करनी होती है और वो ट्रांसफ़र डीड साइन होने के बाद सेकंड पर्सन भी उस पर साइन करता है कि फर्स्ट पर्सन से मैंने सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट परचेज कर लिया है। और वो ट्रांसफ़र डीड फिर कहाँ डिपॉजिट होती है, कंपनी में डिपॉजिट होती है, जिसके बिहाफ पर सेकंड पर्सन के नाम पर वो डिबेंचर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कि भी फर्स्ट पर्सन की ओनरशिप थी पास्ट में, अब एट प्रेजेंट किसकी ओनरशिप है, सेकंड पर्सन की ओनरशिप है। सेकंड पर्सन का नेम, एड्रेस, सारा डाटा जो है कंपनी के रजिस्टर में फीड किया जाता है।
Next is unregistered or bearer debenture, very very important for 1 mark point of view. The company keeps no record of the holders of the debentures. The company made payment to the holders of these debentures. They are transferable by mere delivery. जिस पर्सन के हाथ में ये डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है वही इसका ओनर होता है, वही इसका जो इंटरेस्ट रिसीव करता है और वही रिडम्पशन के टाइम पर प्रिंसिपल अमाउंट भी रिसीव करता है. कंपनी के पास इस कैटेगरी के डिबेंचर होल्डर्स के नेम एड्रेस का अपने रजिस्टर्स में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता. कंपनी की बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये डिबेंचर किस पर्सन ने परचेज किए थे, बाद में किसको सेल कर दिए. ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस कंपनी की बुक्स में नहीं की जाती. Last type of debentures is unsecured debentures. These debentures are unsecured and do not carry any charge on the asset of the company. The holders of unsecured debentures are considered as an ordinary creditors in the event of winding up of the company. Unsecured debentures वो debentures होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट चार्ज की फॉर्म में नहीं रखी जाती. ठीक है, अगर कंपनी को लॉस हो जाते हैं तो उनको पैसा वापस भी नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी सिक्योरिटी एसेट्स की फॉर्म में नहीं होती कि वो लीगल एक्शन ले लें और उन एसेट्स को सेल करके कोई मनी रिसीव कर लें. इनको ऑर्डिनरी क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किया जाता है. अगर वाइंडिंग अप के टाइम कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं तो कंपनीज जो है इन डिबेंचर होल्डर्स को प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट सब कुछ रिटर्न कर देती है, अदरवाइज इनको कुछ भी नहीं मिलता. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का हमारी कंट्री में बहुत ही कम ट्रेंड है. ये समझिए कि ना के बराबर ये इशू किए जाते हैं, नहीं किए जाते. ठीक है, ये वैलिड कैटेगरी ज़रूर है पर इसका ट्रेंड नहीं है क्योंकि पब्लिक इस टाइप के डिबेंचर्स को परचेज करना ही पसंद नहीं करती. इसीलिए कंपनीज ऐसे डिबेंचर्स इशू नहीं करती हैं. Come to the next topic, that is advantages of debentures. First one is advantages for investors. Repayment and regular income. डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? रेगुलर इनकम मिलता है. उनके पास एक फिक्स इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है. क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहता है और रीपेमेंट भी उनकी सिक्योर्ड होती है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उन्हें रीपेमेंट मिल जाएगी. अगर कंपनी को लॉसेस भी हो जाते हैं तो भी विद द हेल्प ऑफ कोर्ट उनके पास सिक्योर्ड होता है कुछ ना कुछ कंपनी का और वो अपनी पेमेंट ले लेते हैं. मोर सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है उसके लैप्स होने का डर बिल्कुल नहीं होता. सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ही कंपनीज इशू करती हैं. मोर लिक्विडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिबेंचर्स में शेयर्स के कंपैरिजन में ना लिक्विडिटी ज़्यादा होती है. लिक्विडिटी का मतलब कि इनकी सेलिंग पावर जो है वो हाई होती है कि अगर आप अपना डिबेंचर मार्केट में बेचना चाहते हो और आपके पास शेयर्स भी हैं और डिबेंचर्स भी हैं. ठीक है, कंपनी में डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं. उस टाइम पर अगर आप अपने डिबेंचर्स को सेल करना चाहते हो तो आपके डिबेंचर इजीली सेल हो जाते हैं एज कंपेयर टू शेयर्स. क्यों? क्योंकि शेयर्स पे तो क्या मिलता है? डिविडेंड, और डिविडेंड मिलेगा भी कब? जब क्या होंगे? प्रॉफिट्स होंगे. लेकिन इंटरेस्ट हर हाल में मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हो चाहे लॉस हो रहे हो. इसीलिए हम कहते हैं कि डिबेंचर्स में जो लिक्विडिटी है वो क्या होती है? हाई होती है एज कंपेयर टू शेयर्स. शेयर्स के कंपैरिजन में ये बहुत क्विकली सेल हो जाते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, चाहे कंपनी को लॉस हो रहे हो चाहे प्रॉफिट हो रहे हो. और मोस्टली जो डिविडेंड है वो क्या होते हैं? किसी फिक्स एसेट पर सिक्योर्ड भी होते हैं. नेक्स्ट इज राइट ऑफ कन्वर्जन. कुछ डिबेंचर्स इस कैटेगरी के भी हैं, यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर कैटेगरी के भी हैं जिनके पास राइट होता है कि वो अपने आप को बाद में शेयर होल्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कम टू द एडवांटेजेस फॉर कंपनी. फर्स्ट वन इज नो इंटरफेरेंस इन मैनेजरियल एक्टिविटीज. इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के पास तो बिल्कुल भी वोटिंग राइट्स नहीं होते. चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस. कंपनीज का ये चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. क्यों? क्योंकि कंपनी को इन पर एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, डिविडेंड पे नहीं करना होता. नेक्स्ट इज
टैक्स एडवांटेज। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया बेटा आपके साथ कि कंपनीज जो इंटरेस्ट पे करती हैं वो इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, जिसकी वजह से हमारी इनकम क्या हो जाती है, कम, यानी कि नेट प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। जब हमें प्रॉफिट्स ही कम हो रहे हैं यानी कि हमारी इनकम ही कम है तो हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दो बच्चों की प्रॉब्लम्स भी थी जिसे मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है अगर कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या रियल में? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसी टर्म है जो हमें ये बताती है कि एक फाइनेंस मैनेजर को जब वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है तो शेयर्स के साथ साथ, इक्विटी शेयर्स के साथ साथ उसे कुछ डेट कैपिटल भी यूज करनी चाहिए। इक्विटी शेयर के साथ साथ उसे कुछ डेट कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कंपनी के पास फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल आ जाती है, यानी कि कुछ फिक्स्ड बर्डन हो जाता है। जैसे ही कंपनी अपने फिक्स्ड बर्डन को जो है वो बियर कर लेती है तो कंपनी के पास जो रेजिड्यूल प्रॉफिट्स बच जाते हैं वो सारे प्रॉफिट्स किसे मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। और डिबेंचर्स इशू करने पर कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो इंटरेस्ट भी हमारे को टैक्स में सेविंग देता है, जिससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं और उसका बेनिफिट भी किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंप्लीट कंसेप्ट हम क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, जहां हम कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा अब आपको यहाँ पर मुझे क्लियर करना है कि मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे होता है कि जब कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रही है उस टाइम पर कंपनी ने शेयर्स के साथ साथ, इक्विटी शेयर्स के साथ साथ अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ डिबेंचर्स भी इशू कर दिए। डिबेंचर्स इशू करने पर कंपनी को क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है, जिसकी वजह से कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उन पर कंपनी को कम टैक्स पे करना पड़ता है। वो भी बात मैंने आपको ऊपर टैक्स एडवांटेज में क्लियर की है। जब कंपनी कम टैक्स पे करती है तो कंपनी के प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और इंटरेस्ट तो ऑलरेडी पे हो गया। अब जो बचे हुए प्रॉफिट हैं उन प्रॉफिट्स में से कंपनी को सिर्फ और सिर्फ किसे पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही पे करना है। इसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, यानी कि वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट उठा पाते हैं। नेक्स्ट इज बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन। जब मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, कंपनी को कम प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, मंदी का दौर चल रहा है, उस टाइम पर अगर कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी को मार्केट से फंड कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स, क्योंकि लोग शेयर्स परचेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि मंदी का दौर चल रहा है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं। जब प्रॉफिट ही कम हो रहे हैं तो डिविडेंड भी अनाउंस क्या होगा, कम ही होगा। ऐसे टाइम पर अगर कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी को फंड्स कलेक्ट कौन करके देगा, डिबेंचर्स करके देंगे। तो डिबेंचर्स आर द मोस्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। लास्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। रीपेमेंट हो जाता है डिबेंचर्स का कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यहाँ से फ्लेक्सिबल भी बन सकता है। दीज आर द ऑल एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। Next one is limitations of debentures. In this category, limitations for investors. Less income. इन्हें डिविडेंड में कोई शेयर नहीं मिलता, चाहे कंपनी कितने हायर प्रॉफिट क्यों ना अर्न करती रहे, इन्हें अपना फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। जिस पर्सन के पास 10% डिबेंचर्स हैं, 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं, 1 लाख का 10% हो गया 10,000, उस पर्सन को 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ही रिसीव होगा, चाहे कंपनी करोड़ों में भी प्रॉफिट अर्न क्यों ना करती रहे। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते। दीज आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, इसीलिए ये कंपनी की मैनेजीरियल एक्टिविटीज में कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस फॉर कंपनी। फिक्स बर्डन होता है कंपनी के लिए, फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट टाइमली पे करना कंपल्सरी होता है।
नेक्स्ट इज लीगल एक्शन पॉसिबल, अगर डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, रीपेमेंट का टाइम आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं कर पा रही कंपनी, तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू द क्लेम ऑन एसेट्स, अगर कंपनी अपने फिक्स बर्डन को चार्ज नहीं कर पा रही है तो डिबेंचर होल्डर्स क्या लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन लेते ही उन डिबेंचर्स पर जो एसेट्स सिक्योर्ड थी वो सारी की सारी एसेट्स कोर्ट जो है वो फोरफिट कर लेगा और उन एसेट्स को सेल करके डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। जब ऐसी कंडीशन हो रही होगी तो कंपनी की मार्केट में जो है वो गुडविल वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर वर्सेस डिबेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स आर ए पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी बट डिबेंचर्स कॉन्स्टिट्यूट ए लोन। डिबेंचर होल्डर्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्रेडिटर्स की तरह से ट्रीट करते हैं, और शेयर होल्डर्स को ओनर्स की तरह से ट्रीट करते हैं। जो पैसा ओनर्स का होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, और जो पैसा हम क्रेडिटर्स से लेते हैं उसे हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, लोन की तरह ट्रीट करते हैं। When recommended by the board, dividend could be declared to the shareholders. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि कंपनी को रियल में प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, बट फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन डिबेंचर्स पेड बिफोर डिविडेंड डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ही फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज शेयर डू नॉट कैरी ऑन एनी चार्ज, शेयर्स के ऊपर कोई भी फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता। प्रॉफिट होंगे तो ही कंपनी डिविडेंड देगी, अदरवाइज कोई चार्ज नहीं है, यानी कि कंपनी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है डिविडेंड अनाउंस करना। डिबेंचर्स जनरली हैव ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स जो हैं वो किसी ना किसी सिक्योर्ड होते हैं, किसी ना किसी एसेट के साथ चार्ज होते हैं कि अगर डिबेंचर होल्डर्स को उनकी मनी वापस नहीं मिल पाई तो एक पर्टिकुलर एसेट को सेल करके कंपनी उन्हें उनकी मनी वापस दे देगी, चार्ज होता है उनके ऊपर। शेयर्स हैव ए रिस्ट्रिक्शंस इशू एट ए डिस्काउंट, अगर कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना चाहती है तो उसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट वो कभी भी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। जो कंपनी एक्ट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है अगर आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना चाहते हो। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस टू इशू एट ए डिस्काउंट, डिबेंचर्स को कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। डिस्काउंट पर इशू करने का मतलब है कि जो भी हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू है उसे उसकी फेस वैल्यू से कम प्राइस के ऊपर पब्लिक को सेल कर सकती है। लाइक फेस वैल्यू इज 10 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 8 रुपीज, देन वी कैन से दैट डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2। Shareholders have voting right, very simple, but the debenture holders have no voting right. Dividend is payable when profits are there, but interest is payable whether profits are there or not. चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हो चाहे लॉस हो रहे हो, इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी है। नो फिक्स डिविडेंड, कोई डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ज़रूर फिक्स है, ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में डिविडेंड रेट फिक्स नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर के केस में शेयर होल्डर्स क्लेम नहीं कर सकते कि हमें डिविडेंड नहीं मिला, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं थे तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। बट डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होता है और अगर उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द difference between shares and debentures. Thanks for watching this video.